हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे और खूब मन से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने एक स्टैटिक जीएस का पोर्शन शुरू किया है आप लोगों के लिए। अब डेली आपको स्टैटिक जीएस के जो क्वेश्चन हैं वो मिला करेंगे, जिसमें मैं वन लाइनर क्वेश्चन कवर कराऊंगा। धीरे धीरे उसमें हम और आगे जो भी चीज़ें होंगी इंक्लूड करते चलेंगे, तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आज जैसे कि आपको वीडियो मिली थी सुबह 11:30 बजे, अब एक वीडियो आज आपको 9:30 बजे मिलेगी स्टैटिक जीएस की। कोशिश करूंगा मैं उसे डेली 9:30 बजे डालूं, या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि उसको 4:30 डालूं। तो जिस भी समय आप बोलेंगे या मैं देख लूँगा, तो उसी टाइम उसको हम अपलोड कर दिया करेंगे। तो ज़्यादा बात ना करते हुए पहले हम क्लास कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा। अच्छा, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आप रेलवे देते हैं, आप एसएससी देते हैं, आप यूपी का कोई पेपर देते हैं, आप कोई अदर स्टेट का पेपर देते हैं, उत्तराखंड का पेपर दे रहे हैं, कोई से भी आप पेपर दे रहे हैं, है ना। तो उन सभी एग्जाम के लिए जो वन लाइनर एग्जाम्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन हेल्पफुल होंगे। मैंने आपको इससे पिछली क्लास में ये चीज़ें बता दी थी, फिर भी मैं इन्हें दोबारा से डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी, लिखी भी नहीं है। तो पहला क्वेश्चन ये है, रेल इंजन निर्माण केंद्र। रेल इंजन निर्माण केंद्र मतलब कि रेल के इंजन कहाँ कहाँ बनते हैं। तो रेल के इंजन कहाँ कहाँ बनते हैं, उसमें से पहला क्वेश्चन आएगा आपके सामने कि चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर स्थित है। तो बच्चों, चितरंजन है ना, जगह कहाँ पड़ती है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में एक जिला है बर्धमान, उस बर्धमान में एक जगह है आसनसोल, उस आसनसोल के पास एक शहर है चितरंजन। ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ लिख लेना आप लोग, चितरंजन। तो वहीं पर है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। जो लोकोमोटिव है, लोकोमोटिव कहते हैं रेल के इंजन को। देखना यार, मार्कर होगा यहाँ पर मेरे पास, रहने दो मेरे पास। लोकोमोटिव कहते हैं रेल के इंजन को, तो रेल के इंजन को बोलते हैं लोकोमोटिव। तो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है? ये है हमारा चितरंजन में। और यहाँ क्या होता है? विद्युत इंजन बनाए जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक इंजन यहाँ बनाए जाते हैं। इसके साथ में यहाँ पर कुछ कम पोर्शन लिखा हुआ है, आप इस पोर्शन को लिख लेंगे। पहले लिख लेंगे चितरंजन पश्चिम बंगाल में है। सेकंड पोर्शन लिखेंगे, यहाँ रेल इंजनों का निर्माण होता है, रेल इंजनों का निर्माण होता है, विद्युत इंजन है उनका निर्माण होता है। नेक्स्ट लिख लेंगे इसमें, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। स्थापना कब हुई थी? 1948 में। कभी कभी 1950 भी मिल जाता है, तो उससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि 1950 या 1948 है, दोनों में से एक ही ऑप्शन मिलेगा, तो आप ये लगाएंगे 1948। या अगर 1950 मिलता है तो वो लगा देंगे। अगर दोनों में से एक मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। और अगर दोनों एक साथ मिलेंगे तो 1948 ही लगाना आप लोग, सही है। अब सुनो, 1950 के लिए भी क्यों कहा जाता है ये, यानी जो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है कहाँ पर है? चितरंजन में। स्थापना कब हुई? 1948 में। लिख लेना। क्या बनाए जाते हैं? रेल के इंजन बनाए जाते हैं। और ये भारत का पहला लोकोमोटिव निर्माण कारखाना है। ये भारत का पहला लोकोमोटिव निर्माण कारखाना है, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले जो रेल के इंजन बनाए गए वो यहाँ बनाए गए। तो ये पहला लोकोमोटिव बनाने वाला कारखाना है चितरंजन। अब भारत के पहले राष्ट्रपति, मतलब चितरंजन के बारे में ही बता रहा हूँ, भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 1 नवंबर 1950 को पहला भाप इंजन राष्ट्र को समर्पित किया था, जो उसी दिन लोको बिल्डिंग वर्क्स का नाम बदलकर देशबंधु चितरंजन दास के नाम पर चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स रखा गया। देखो जरा समझो क्या बोला मैंने, कि 1 नवंबर 1950 को भारत के जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने पहला इंजन राष्ट्र के नाम समर्पित किया। उसी दिन लोकोमोटिव बिल्डिंग वर्क्स, इसका जो नाम था चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स का, इसका नाम था लोकोमोटिव बिल्डिंग वर्क्स। तो इसका नाम चेंज करके लिख दिया गया चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। इसलिए कहीं कहीं 1950 आ जाता है, क्योंकि 1950 में इसका नाम भी चेंज कर दिया गया था, इसलिए बोल देते हैं कि स्थापना 1950 में हुई। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन मिलेंगे तो आप 1948 लगाना। पहली बात तो क्वेश्चन बस ये पूछा जाएगा, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है, तो आप बताएंगे चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है? चितरंजन में है। चितरंजन जगह पड़ती है पश्चिम बंगाल में। स्थापना 1948 में। 1950 की क्या कहानी है उसके पीछे ये बता देंगे कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1 नवंबर 1950 को
पहला भाप इंजन राष्ट्र के नाम समर्पित किया था। इसलिए इस दिन लोकोमोटिव बिल्डिंग वर्क्स का नाम बदलकर चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स रख दिया गया। अब चित्तरंजन क्यों रखा गया उसके बारे में भी समझ लेंगे। चित्तरंजन नाम रखा गया देश बंधु चित्तरंजन दास के नाम पर। अब ये देश बंधु चित्तरंजन दास कौन थे, इन्हें भी समझ ले। चित्तरंजन दास जो थे उनका जन्म 1870 को हुआ था और मृत्यु 1925 को हुई थी। तो चित्तरंजन जो व्यक्ति थे, चित्तरंजन दास, वो भारत के स्वतंत्रता सेनानी रहे थे। स्वतंत्रता सेनानी जब वो रहे थे तो उन्होंने देश के नाम पे बहुत सारी चीज़ें समर्पित कर दी थी अपनी। जब देश के नाम पे बहुत सारी चीज़ें समर्पित कर दी थी तो उनको जनता ने देश बंधु की उपाधि दी थी, तो उनका नाम पड़ा देश बंधु चित्तरंजन दास। कभी पेपर में आता है चित्तरंजन दास का नाम देश बंधु किसने रखा, तो जनता ने दिया उन्हें नाम देश बंधु चित्तरंजन दास। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर इस लोकोमोटिव बिल्डिंग वर्क्स का नाम बदल कर रख दिया चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। तो अब आपके सामने पूरी की पूरी डिटेलिंग इसकी हो गई है। पहले मैंने पूरी नहीं बताई थी, अब मैंने आपको पूरी बातें बता दी है। स्थापना 1948, अगर वो ऑप्शन नहीं मिला तो 1950 मिलेगा। ठीक है कहाँ पर, पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में आसनसोल जगह है, वहाँ पर है। क्या बनते हैं, रेल के इंजन बनते हैं। पूरा काम खत्म, मैंने बातें बोल भी दी और दिखा भी दी। नेक्स्ट है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, इसके बारे में लिखेंगे। देखो एक बार, सही दिख रहा है आप लोगों को? देखो एक बार, ये सही दिख रहा है आप लोगों को बिल्कुल? ठीक है, अब सुनो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, इसके बारे में सुनो। यहाँ पर भी क्या बनते हैं, यहाँ पर भी डीजल इंजन बनते हैं और इलेक्ट्रॉनिक इंजन, डीजल इंजन भी इलेक्ट्रॉनिक इंजन भी दोनों बनते हैं डीजल लोकोमोटिव वर्क्स में। ये है वाराणसी में, वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक राज्य है वाराणसी, तो वाराणसी में क्या बनते हैं, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है, यानी कि डीजल इंजन और इलेक्ट्रॉनिक इंजन यहाँ बनते हैं। तो पेपर में आएगा डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है, आप बताएंगे वाराणसी में है। क्या बनते हैं यहाँ पर, डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन दोनों बनते हैं। इसकी स्थापना हुई थी बच्चों 1961 में। स्थापना पूछेंगे कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब हुई, 1961 में हुई थी। ठीक है, और 2020 में इस वाराणसी लोकोमोटिव जो वाराणसी डीजल इंजन निर्माण केंद्र है, इसका नाम बदल कर रख दिया बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। क्या रख दिया, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। समझ में आया, क्लियर होगी बात? पेपर में आएगा डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है, आप बताएंगे वाराणसी। इसका नाम अब 2020 में चेंज कर दिया है, वो रख दिया गया है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई, ये क्लियर हो गया होगा। स्थापना 1961 कर देंगे और इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, बस बहुत है। बनारस, इसकी स्थापना 1961, उत्तर प्रदेश, हाँ ये मैंने बता दिया, ये कहाँ है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है जी, तो एक पता चला चित्तरंजन और एक पता चल गया आपको डीजल लोकोमोटिव। तीसरा आता है डीजल कंपोनेंट वर्क्स। डीजल कंपोनेंट वर्क। अब देखो जो डीजल कंपोनेंट वर्क है, सब दिख रहा है आपको, पहले देखिए एक बार, सही दिख रहा है? डीजल कंपोनेंट वर्क, कंपोनेंट का मतलब होता है जो डीजल इंजन के कंपोनेंट बनते हैं, कलपुर्जे बनते हैं, छोटे छोटे जो पार्ट्स रहते हैं उसके। तो डीजल इंजन के जो कलपुर्जे कंपोनेंट जो पार्ट्स रहते हैं वो कहाँ बनते हैं, वो बनते हैं बच्चों पटियाला पंजाब में। कहाँ बनते हैं, पटियाला पंजाब में। डीजल इंजन के कलपुर्जे बनते हैं यहाँ पर। डीजल कंपोनेंट वर्क्स कहाँ पर है, पटियाला पंजाब में। इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। कब हुई थी, 1981 में। और इसे पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से भी जाना जाता है। पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स भी इसे कहते हैं। ये और इसके अंदर तो बस ये वाली बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। समझ में आया? तो डीजल कंपोनेंट वर्क्स कहाँ पर है, पटियाला पंजाब में। क्या बनते हैं, डीजल इंजन के कलपुर्जे बनते हैं, यानी कंपोनेंट बनते हैं। स्थापना कब हुई, 1981 में हुई। तो अगर रेल से संबंधित इन 3 जगहों का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये तीनों क्वेश्चंस कर देने हैं। पहला क्वेश्चन आएगा चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है, तो बताएंगे चित्तरंजन में। जगह कहाँ, पश्चिम बंगाल में। स्थापना कहाँ, 1948 में। किसके नाम पे रखा गया, देश बंधु चित्तरंजन दास के नाम पे रखा गया। दूसरा, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है, वाराणसी। वाराणसी कहाँ, उत्तर प्रदेश में। स्थापना कब हुई, 1961 में हुई।
और उसका नाम बनारस लोकोमोटिव वर्क्स कब कर दिया गया, वो कर दिया 2020 में। क्या बनते हैं वहाँ पर, डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन दोनों बनते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है डीजल कंपोनेंट वर्क्स कहाँ पर है, तो डीजल कंपोनेंट वर्क्स कहाँ है, पटियाला पंजाब में। क्या बनते हैं, डीजल इंजन के कंपोनेंट बनते हैं वहाँ पर, छोटे छोटे जो कलपुर्जे होते हैं वो बनते हैं। स्थापना कब हुई, 1981 में हुई। इसको पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो, उसके बाद है टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड। देखें यहाँ पर, इसके बारे में लिख लेंगे चीजें, इसके बारे में चीजें लिख लेंगे थोड़ी सी। ठीक है, टाटा सही दिख रहा है, देखो पहले एक बार। चलो, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड कहाँ पर है, तो ये भी चित्तरंजन में थी, है ना, ये भी कहाँ है, चित्तरंजन में। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे, ये चित्तरंजन में है। यहाँ डीजल इंजन का निर्माण होता था, लेकिन अब यहाँ टाटा मोटर्स बनती हैं। मतलब डीजल इंजन का भी काम ऐसे मानो कि छोट-मोट होता रहता होगा, है ना, लेकिन अब जो है, जो ये थी टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, इसका नाम था पहले टेल्को, इसको टेल्को के नाम से जानते थे, टेल्को, टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव कंपनी। इसका नाम चेंज करके अब कर दिया गया है टाटा मोटर्स, अब कर दिया टाटा मोटर्स। और ये जो टाटा मोटर्स नाम करा गया, ये किया गया 2003 में। तो यहाँ पर डीजल इंजन भी बनते थे। ये एक टाटा जो मोटर्स है उसके अंतर्गत काम करने वाली संस्था है, यानी कंपनी है। ठीक है, तो वो जो पहले 3 बताया वो पूरा का पूरा रेलवे के अधीन था, और ये यहाँ पर थोड़ा टाटा के अधीन था, तो यानी कि रेल और टाटा के सहयोग से यहाँ पे इंजन बनते थे। और आज भी थोड़ा बहुत काम यहाँ पे चलता रहता है। ठीक है, लेकिन मेनली हमारे वही थे। तो कभी पेपर में आ जाए टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, तो आप बता देंगे चित्तरंजन, और आज उसका नाम क्या है, टाटा मोटर्स है। ठीक है, क्या है, टाटा मोटर्स। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। पहले नाम था इसका टेल्को, ठीक है, और अब हो गया है इसका टाटा मोटर्स। बस इसमें इतना ध्यान है और कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेन 3 क्वेश्चन वहीं से बनेंगे जो पहले पढ़ा है। नेक्स्ट है डीजल लोकोमोटिव कंपनी, इसका बस इतना याद रख लेना, जमशेदपुर डीजल इंजन निर्माण केंद्र जमशेदपुर में पड़ती है, और जमशेदपुर जगह पड़ती है झारखंड में, जमशेदपुर का झारखंड में। अच्छा, ये दिख रहा है आप लोगों को, मैंने इसे ऐसे छोड़ दिया, देखो जरा, दिख रहा है क्या? ठीक है, तो डीजल लोकोमोटिव कंपनी कहाँ पर है, तो बता देंगे जमशेदपुर में, डीजल लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर। तो ये हो गए हमारे क्या, ये वाले जो रेल इंजन निर्माण केंद्र थे वो हो गए। एक इसमें और है, वो है भेल कंपनी जो है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल कहाँ पर है, यहाँ पर भी इंजन का निर्माण होता है। भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, देखो सही दिख रहा है क्या सबको? भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो ये कहाँ पर है, भोपाल में। इसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, एक ब्रांच इसकी आपकी वहाँ भी है, नाम भूल गया मैं, एकदम से दिमाग में था, यार इसका एक नाम याद नहीं आ रहा, चलो अब बाद में आ जाएगा तो बता देंगे। मेन यहाँ का भोपाल, इसे ध्यान रख लेना। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल, इसकी एक शाखा कहाँ पर है, भोपाल में, जहाँ पर क्या होता है, विद्युत इंजन का निर्माण होता है। अगर आ जाए क्या भेल भी विद्युत इंजन बनाती है, तो यस बनाती है, और कहाँ पर है, भोपाल में। समझ में आया? तो ये हो गए हमारे कौन से, रेलवे की वो जगह है जहाँ पे रेल इंजन बनाए जाते हैं। अब हम ये देख लेते हैं रेल डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं। ये तो थे रेल इंजन, अब देखते हैं रेल डिब्बे। रेल डिब्बे यानी रेलवे कोच, जिन स्लीपर क्लासेस में, एसी डब्बों में आप लोग बैठते हैं, वो डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं, रेल के डिब्बे यानी रेल के कोच कहाँ बनाए जाते हैं। रेल कोच देखें। अब जो रेल कोच है, वो रेल कोच कहाँ का बनते हैं? पहला है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है, इंटीग्रल, वेयर इज इंटीग्रल कोच फैक्ट्री? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है बच्चों, वो है पेरम्बूर में। पेरम्बूर जगह पड़ती है चेन्नई यानी कि तमिलनाडु में। इसकी जो स्थापना हुई थी, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना, ये हुई थी 1955 में। ये ध्यान रखें, स्थापना कब हुई थी, 1955 में। और ये जो है दुनिया का, बताते हैं इसे कि दुनिया का सबसे बड़ा कोच बनाने वाला कारखाना है।
तो दुनिया का सबसे बड़ा कोच बनाने वाला कारखाना कौन सा है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के पेरम्बूर में स्थित है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? 1955 में हुई। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में क्या होता है? रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। तीसरा बनेगा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? पेरम्बूर में है। पेरम्बूर कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो ये हो गया इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। क्लियर हुआ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। चलो दूसरा आता है, ये और तो करा देना। हाँ, यहाँ पर क्या बनते हैं? रेल के कोच बनते हैं, रेल के डिब्बे बनते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है हमारा इसमें रेल कोच फैक्ट्री, वो था इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, और यह है रेल कोच फैक्ट्री। यहाँ भी रेल के इंजन बनते हैं, सॉरी रेल के डब्बे बनते हैं। देखो सही दिख रहा है कि आप लोगों को पहले? ठीक है। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला जगह है पंजाब में, ये पंजाब में स्थित है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1986 में। इससे पहले वाले की 1955 में, और इसकी 1986 में। ये वन लाइनर हैं, इन्हें वन लाइनर में याद लिख के याद करना, एक रजिस्टर अलग बना लेना, डेली मिला करिए आपको इसकी वीडियो। कभी कोई सी मिलेगी, कभी कोई सी मिलेगी, कभी कोई सी, यानी फैक्चुअल पॉइंट लिखवाते चलेंगे इसमें। और साथ ही साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ इनमें एक्सप्लेन भी करूँ। मैंने सिर्फ एक बात बोल करके उसे खत्म नहीं कर दिया, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनका एक्सप्लेनेशन थोड़ा थोड़ा आपको पता रहे। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर, और रेल कोच फैक्ट्री यहाँ पे भी कोच ही बनेंगे, रेलवे के डिब्बे ही बनेंगे, यानी वो कहाँ है? कपूरथला पंजाब में। ठीक है। और 1986 में इसकी स्थापना की गई थी, इसमें इतना ध्यान रखना है आप लोगों को। कपूरथला डिब्बे, ठीक है, सही है। आगे आता है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। अब इसे देखो, ये कहाँ पीछे बना रखे हैं, देखो रेल इंजन, रेल कोच दिखा रखे हैं। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ये कहाँ है? ये है कपूरथला में, सॉरी बंगलुरु कर्नाटक में। कहाँ पर है? बंगलुरु कर्नाटक में है ये। क्या? भारत अर्थ मूवर्स। आपसे पूछेगा इंटीग्रल कोच पेरम्बूर, फिर रेल कोच आपका जो बताया था, अरे मैं भूल गया, जो रेल कोच था वो था आपका कपूरथला, कपूरथला पंजाब रेल कोच फैक्ट्री। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बंगलुरु कर्नाटक। स्थापना कब हुई इसकी? 1964 में। कब हुई? 1964 में। यहाँ भी क्या बनते हैं? रेल के डिब्बे बनते हैं, और जो खासकर ज़्यादा डिब्बे बनते हैं यहाँ पे वो मेट्रो रेल के बनते हैं। ठीक है, रेल डिब्बे या मेट्रो रेल के डिब्बे। तो ये कहाँ पर है? बंगलुरु कर्नाटक में। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। अबे गलत मत कर देना, ठीक से लिखना, समझ में आ रही है चीज़ें? लिख लेना अच्छे से। देखना जब पेपर में जब ये क्वेश्चन आएगा तो मैं रिपीटेड करूंगा इस वीडियो को कि देखो भाई ये मैंने पढ़ाया था, और भगवान ने चाहा, ईश्वर ने चाहा तो पक्का मिलेगा पढ़ा हुआ। ठीक है, आगे नेक्स्ट आते हैं किस पे? व्हील एंड एक्सल प्लांट। अब व्हील एंड एक्सल प्लांट क्या है? यानी जहाँ पे रेलवे के व्हील, पहिए बनते हैं, जहाँ रेल के पहिए बनते हैं, वो जगह है बंगलुरु कर्नाटक। ये भी यही है, व्हील एंड एक्सल प्लांट। व्हील एंड एक्सल प्लांट, जो व्हील एंड एक्सल प्लांट है, इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1984 में, और ये भी कहाँ है? बंगलुरु कर्नाटक में है। यहाँ रेल के पहिए बनते हैं, जो रेल के पहिए हैं वो बनते हैं। पहले नाम है व्हील एंड एक्सल प्लांट। तो जो व्हील बनते हैं रेल के वो कहाँ बनते हैं? बंगलुरु कर्नाटक में बनते हैं, है ना। और स्थापना कब हुई थी? 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर खत्म होते हैं आपके रेल के इंजन वाली बात भी और रेल के कोच वाली बात भी। उनकी स्थापना कब हुई, है ना, और कहाँ पर हुई, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब आप लोग इसका रजिस्टर बनाएंगे, उसमें इन चीज़ों को याद करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो हमारी कितने मिनट की हुई है? लगभग कितने मिनट की? 18 मिनट के आसपास की। अब इसमें एक टॉपिक और है, उसको भी मैं साथ ही करा देता हूँ आप लोगों को। सोच ही रहा था कि साथ ही कर लेंगे, तो बीच में बनी नहीं था, इसलिए उसको मैं साथ में कर रहा हूँ। ये बात टॉपिक, हाँ, इसमें आप साथ में लिखेंगे भी और चीज़ों को समझेंगे। रेल वाला हो गया, उसमें इतना ही रखेंगे हम रेल वाले में। अब ये है अम्लों के प्राकृतिक स्रोत। अम्लों के प्राकृतिक स्रोत यानी कि नेचुरल सोर्स ऑफ एसिड्स, कि ये जो एसिड्स है, जो अम्ल हैं, इनके प्राकृतिक सोर्स क्या हैं, मतलब नेचुरल सोर्स क्या हैं, कि किन किन से सोर्स मिलते हैं। खूब आता है पेपर में फार्मिक अम्ल। तो फार्मिक अम्ल मिलता है लाल चींटियों में और बिच्छू के डंक में,
सीधा क्वेश्चन पूछता है कि फार्मिक अम्ल किस में मिलता है, लाल चींटियों में और बिच्छू के डंक में। ठीक है, अच्छा फार्मिक अम्ल जो है इसके बारे में आप थोड़ा सा लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। फार्मिक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल है, यानी कार्बन की मात्रा मिलती है इसमें, कार्बनिक अम्ल है, और जो प्राकृतिक रूप से यानी नेचुरल रूप से किसमें मिलता है, ये लाल चींटियों में और बिच्छू के डंक में मिलता है। और इस फार्मिक अम्ल को हम मैथेनॉइक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ, आप लिख लेंगे, मैथेनॉइक अम्ल भी कहते हैं। तो फार्मिक अम्ल लाल चींटियों में और बिच्छू के डंक में मिलता है। नेक्स्ट है साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में मिलेगा, नींबू में मिलेगा, संतरे में मिलेगा। जो साइट्रिक अम्ल है ये एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल है, यानी कि इसमें कार्बन की मात्रा मिलती है लेकिन थोड़ी कम मिलती है। तो दुर्बल कार्बनिक अम्ल है जो खट्टे फलों में, नींबू, संतरे आदि चीजों में मिलता है। आपसे सीधा पूछा खट्टे फलों में इनमें से क्या पाया जाता है, आप बताएंगे साइट्रिक अम्ल। आपसे पूछा जाएगा लाल चींटियों में क्या पाया जाता है, फार्मिक अम्ल। उसके बाद है घास पत्ते, ये मूत्र नहीं है बच्चों, यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया, ये आप इसे काट देंगे, ये नहीं है। घास में और पत्ते में क्या मिलता है, बेंजोइक अम्ल। घास में और पत्तों में ये कार्बनिक अम्ल है, यानी बेंजोइक अम्ल भी कार्बनिक अम्ल है, लिख लेंगे, जो प्राकृतिक स्रोतों में पाया जाता है जैसे घास, पत्ते आदि। बेंजोइक अम्ल जो होता है ना, ये सौंदर्य प्रसाधन में भी पाया जाता है। सौंदर्य मतलब कि जो ब्यूटी वाली चीजें होती है, जैसे लिपस्टिक में पाया जाता है ये, है ना, सनस्क्रीन लोशन में भी पाया जाता है, मतलब मिला देते हैं इस चीज को। तो सौंदर्य प्रसाधन कभी पेपर में आ जाए तो वो भी लगा देंगे। देखो मैं सिर्फ लाइन टू लाइन नहीं बता रहा हूँ, उसके एक्स्ट्रा चीजें भी बता रहा हूँ। फार्मिक अम्ल, लाल चींटी, बिच्छू के डंक, 3-4 बार पढ़ना, फंडे मत बनाने लगना। कितने फंडे बनाओगे, 100, 150, 500, 600 नहीं, तो फंडे नहीं बनते हर चीज के, रिवीजन होता है। जितना रिवीजन करोगे चीजें उतनी अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, फार्मिक अम्ल, लाल चींटी, बिच्छू का डंक। साइट्रिक अम्ल, खट्टे फल, नींबू, संतरा। बेंजोइक अम्ल, घास, पत्ते और सौंदर्य प्रसाधन वाली चीजें। ऑक्जेलिक अम्ल, सारेल के वृक्ष में और टमाटर में, एक वृक्ष होता है सारेल का, तो उसमें मिलता है और टमाटर में मिलता है। साथ ही ये कार्बनिक अम्ल है, कई पौधों में पाया जाता है, जैसे सारेल में, टमाटर में, है ना, इस सब में। टमाटर एसिड और मॉलिक एसिड, टमाटर में साइट्रिक एसिड भी मिलता है और एक मॉलिक एसिड होता है वो भी मिलता है, ये भी लिख लेना, साइट्रिक एसिड और मैलिक एसिड वो भी मिलता है। ठीक है, टमाटर में। तो ऑक्जेलिक, बेंजोइक अम्ल हो गया, ऑक्जेलिक अम्ल सारेल के वृक्ष में, टमाटर में। एसिटिक अम्ल बहुत आता है पेपर में, एसिटिक अम्ल फलों के रस में और सिरके में। फलों के रस और सिरके में क्या मिलता है, एसिटिक अम्ल मिलता है। इसे एथोनोइक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथोनोइक। तो एसिटिक अम्ल फलों के रस में और सिरके में। नाइट्रिक अम्ल फिटकरी और शोरा, नाइट्रिक अम्ल। अच्छा नाइट्रिक अम्ल का ध्यान रखना बच्चों इसमें कि नाइट्रिक अम्ल शोरा में मिलता है, फिटकरी में नहीं। इसमें से फिटकरी काट देंगे, शोरा याद रख लेना इसका। नाइट्रिक अम्ल शोरे में मिलता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, ये आ जाएंगे हरा कशीस। जो हरा कशीस है उसको आप फेरस सल्फेट भी कहते हैं। हरा कशीस को फेरस सल्फेट भी कहते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड, इसे लिख लो, हरा कशीस, सल्फ्यूरिक एसिड फिटकरी में और हरा कशीस में, यहां आएगा फिटकरी, सल्फ्यूरिक एसिड फिटकरी में और हरा कशीस में। कौन, सल्फ्यूरिक एसिड। दोबारा बोल रहा हूं, सल्फ्यूरिक एसिड फिटकरी में और हरा कशीस में। हरा कशीस को फेरस सल्फेट भी कहते हैं। हरा कशीस को लोहे के अयस्कों द्वारा प्राप्त किया जाता है। अयस्क एक ऐसी चट्टान होती है जिससे धातुएं निकाली जाती हैं। ये सब आप लिख लेंगे। ठीक है, अयस्क यानी जिससे धातुएं निकलती हैं उसे अयस्क बोलते हैं। तो लोह अयस्क से आप क्या प्राप्त करते हैं, हरा कशीस प्राप्त करते हैं। इसे फेरस सल्फेट भी कहते हैं, हरा कशीस को। तो सल्फ्यूरिक अम्ल, हरा कशीस और फिटकरी। नाइट्रिक अम्ल शोरा। नेक्स्ट आता है टार्टेरिक अम्ल, इमली और अंगूर में। टार्टेरिक अम्ल किसमें मिलता है, इमली और अंगूर में। टार्टेरिक अम्ल भी एक कार्बनिक अम्ल है जो विशेष रूप से अंगूर में पाया जाता है। कई बार अगर पेपर में आए तो विशेष रूप से किसमें मिलता है, टार्टेरिक अम्ल जो होता है अंगूर में पाया जाता है। तो टार्टेरिक अम्ल अंगूर में और इमली में भी मिलता है। ठीक है ना, पेपर में सीधा क्वेश्चन पूछता है अंगूर में क्या पाया जाता है, तो टार्टेरिक अम्ल ऐसे लगाएंगे। लैक्टिक अम्ल दूध में और यूरिक अम्ल मूत्र में। लैक्टिक, जहां भी लैक्टिक वर्ड आता हो तो उसे दूध ही लिंक करना। तो लैक्टिक अम्ल दूध में और यूरिक अम्ल मूत्र में, यानी कि यूरिन में। अम्ल को एसिड बोलते हैं, यूरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे। एक बार फिर से बोल देता हूं, फार्मिक अम्ल लाल चींटी बिच्छू के डंक में। साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में, नींबू और संतरे में। बेंजोइक अम्ल घास और पत्तों में।
ऑक्जेलिक अम्ल सारेल के वृक्ष में और टमाटर में, एसिटिक अम्ल फलों के रस में और सिरके में, नाइट्रिक अम्ल शोरा में, सल्फ्यूरिक अम्ल फिटकरी और हरा कशीश में, टार्टेरिक अम्ल इमली और अंगूर में, लैक्टिक अम्ल दूध में और यूरिक अम्ल मूत्र में। लैक्टिक अम्ल जरूर याद रखना, बहुत आता है, टार्टेरिक बहुत आता है, साइट्रिक बहुत आता है, एसिटिक बहुत आता है, बेंजोइक बहुत आता है, फार्मिक बहुत आता है। तो इन्हें पढ़ेंगे, याद करेंगे अच्छे से। कल हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे ऑब्जेक्टिव जीएस की, और सुबह 11:30 बजे इतिहास की, इतिहास, और शाम को 4:30 या 9:30 जो भी डिसाइड होगा आपको डेली, यानी 2 वीडियो आपको डेली है वो मिला करेंगी। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। हरे कृष्णा, धन्यवाद। अच्छा, एक बात और बोल देता हूँ मैं कि जो मैं ये कह रहा था पहले बात नहीं करी थी, तो बात इसलिए नहीं करी थी, पढ़ाना बहुत सारा रहता है। देखो बच्चों, एक चीज़ सुनेंगे ध्यान से बिल्कुल, जो चीज़ें यहाँ लिखवाई जा रही हैं उन्हें आप अच्छे से नोट करें, है ना। इन चीज़ों को मैं बुक में से देखकर खूब अच्छे ढंग से चीज़ों को सर्च करने के बाद फिर आपको लिखवाया जाता है। फिर भी बच्चों, अगर कभी कभार कोई चीज़ मिस्टेक होती है, जैसे कई बार बोलते बोलते यार टंग भी स्लिप हो जाती है, कुछ चीज़ हो जाती है ना, तो अगली वीडियो में मैं, अगर जैसे मुझे लगता है यार ये तो कुछ मिस्टेक हो गया था, तो मैं उसे अगली वीडियो में ठीक कर दूंगा। होगा नहीं, वैसे भगवान के आशीर्वाद रहेगा तो बिल्कुल आपको ठीक, बिल्कुल सही चीज़ ही बताएंगे, गलत नहीं होगा। फिर भी कभी आपको लगे यार ये तो वो, तो अगर मुझे कुछ ऐसा लगता है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, तो मैं ये भी बता दूंगा भाई आपने क्या पढ़ा है और मैंने क्या चाह रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ अब आप उसे पढ़ो कि ये वहाँ तो ये भी मिला था, तो फिर मैं बताऊंगा कि वो चीज़ें क्या है और आप क्या उसे समझ रहे हैं। तो ऐसा होगा नहीं कि गलत तो कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे बिल्कुल सही। तो आप विश्वास करके पढ़ें, अच्छे से इन्हें लिखें, अगर कुछ लगता है तो कमेंट बॉक्स में डालें, फिर मैं बताऊंगा कि आपने क्या पढ़ा है। कई बार ये होता है ना कि यार मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, अब आप दिखते तो हो नहीं मुझे, अब आप कुछ पढ़ लो और सोचो यार तो गलत नहीं होगा, आप एक बार उसे पढ़ें, अगर आपको कुछ लगे तो आप मुझे बताएं, फिर मैं आपको उसका और अच्छे ढंग से पूरा सोल्यूशन करके फिर मैं बताऊंगा कि आपको आप ये चीज़ समझ रहे थे और ये बताई गई है। आया समझ में? तो इससे ध्यान रहेंगे। एक पॉइंट और है कि अब ये वीडियो डेली मिला करेंगे, जो बीच में कुछ क्लासेस नहीं आ रही थी तो कुछ बहुत ज़्यादा काम पड़ गया था यार, बहुत बिजी हो गया था इसलिए वीडियो नहीं आ रही थी, अब आपके पास डेली वीडियोज़ आएंगी, ये भी आएंगी, है ना। और बीच बीच में जो भी मुझे टॉपिक सही सही लगा करेंगे मैं उनको भी आपके पास डाला करूँगा। ठीक है, चलो तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ। हरे कृष्णा, धन्यवाद।